नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए, आज ये रिसर्च एंड गाइडेंस क्लासेस जूलॉजी, बॉटनी और इन्वायरमेंटल साइंस के लिए डेडिकेटेड है। और ये वीडियो आज रिकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो केवल आपके लिए भेजी गई है। इसको यूट्यूब पर पूरी तरह से इसको प्राइवेट रखा गया है। ये मैं जिसे चाहूँगा वही देख पाएगा, मैं जिसे भेजूंगा वही देख पाएगा। तो ये वीडियो केवल आपको भेजा गया है। आप आज जुड़े हैं इसलिए आज आपको भेजा गया है। जब जब आप में से कोई जुड़ता रहेगा उसको ये वीडियो भेजा जाते रहेगा, लेकिन इससे आप केवल अपने तक रखिएगा, दूसरे तक सर्कुलेट ना करिएगा। ओके। तो जैसा कि अब हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि रिसर्च एंड गाइडेंस क्लासेस हम लोग के द्वारा कंडक्ट कैसे किया जाएगा। आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि रिसर्च एंड गाइडेंस क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन कराए हैं और मॉक इंटरव्यू के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराए हैं। मॉक इंटरव्यू, आप सभी अवगत हैं कि मॉक इंटरव्यू बिल्कुल ही प्राइवेट होता है। मतलब उसमें केवल कैंडिडेट होते हैं और सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, उसमें दूसरे कोई लोग नहीं जुड़ते हैं। लेकिन रिसर्च एंड गाइडेंस क्लासेस में आप कैंडिडेट भी होते हैं और जितने भी सारे कैंडिडेट होते हैं ओपन टू ऑल होता है। सारे इन द सेंस जो हमारे पास रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं जूलॉजी, बॉटनी, एनवायरमेंटल के, आप सभी इसमें जुड़े रहते हैं, केवल रजिस्टर्ड कैंडिडेट। तो जिन्होंने रिसर्च एंड गाइडेंस करा क्लासेस रजिस्ट्रेशन कराया हो वो, या जिन्होंने नहीं कराया हो वो, अभी हम सभी के लिए 4 दिनों तक एक कॉमन रिसर्च एंड गाइडेंस क्लासेस सत्र रख रहे हैं, जिसमें आपको जितनी भी रिसर्च की बेसिक चीजें होती हैं ए टू जेड हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ये 4 दिन क्या होगा, बेसिक आपको रिसर्च बेस्ड क्लासेस होंगे, ताकि आपसे कुछ भी पूछा जाए, कहीं से भी पूछा जाए, आप चीज़ों को बता सकें। इस 4 दिनों के बाद जो अगला सत्र हम लोग शुरू करेंगे, उसमें आप में से जितने भी कैंडिडेट द्वारा रिसर्च एंड गाइडेंस क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन कराया गया होगा, उन कैंडिडेट की पीएचडी टॉपिक पर हम इंडिविजुअल इंडिविजुअल कराएंगे। वैसे वो भी सत्र ओपन टू ऑल होगा, सबके लिए ही होगा, लेकिन उसमें मात्र जिनके लिए हम वो डेडिकेटेड क्लास कराएंगे, केवल उन्हीं के पीएचडी टॉपिक पे वो क्लासेस होगा। तो आप समझ चुके हैं, ये 4 दिन का जो है वो रिसर्च एंड गाइडेंस क्लासेस कॉमन टू ऑल है। इसमें सभी बेसिक रिसर्च एप्टीट्यूड की सभी चीज़ों को हम लोग कवर अप करेंगे। इस 4 दिनों के बाद जो अगला सत्र शुरू होगा, वो सत्र होगा आपके एक एक कैंडिडेट की पीएचडी टॉपिक रिलेटेड। तो आप सभी को ये 4 पार्ट में अवेलेबल होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 पार्ट में अवेलेबल होगा। अभी आज ये सत्र जो हम शुरू करें ये पार्ट 1 है। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। हमारे संग हमारे मित्र और आप सभी के मेंटर डॉक्टर नितिन वाही सर जुड़े हैं। डॉक्टर नितिन वाही सर, काइंडली आप अपने माइक को ऑन कर लें और इस सत्र की हम लोग शुरुआत करते हैं जी। धन्यवाद डॉक्टर राज। तो पहले तो थैंक यू, आप सभी लोग मेरी जर्नी और जो आप मिलके कर रहे हैं। मैं मिशन वाटर और Nitin मुझे sir, इनवाइट I'm sorry to say your voice is breaking right now, so please uh, take your side. What is the problem? क्या क्या मेरी अब आवाज सर Yes, क्लियर है? now it's very clear. Yeah. ओके, तो धन्यवाद राज सर, मुझे आमंत्रित करने के लिए हायर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी रिसर्च एंड गाइडेंस क्लास की जूलॉजी, बॉटनी और एनवायरमेंटल साइंस के कैंडिडेट के लिए। देखिए, आप सब लोग साइंस के कैंडिडेट हैं और एक पर्टिकुलर फील्ड को बिलोंग करते हैं, इसलिए आप लोगों की जो रिसर्च एंड गाइडेंस क्लास है वो बाकी सब्जेक्ट से अलग होगी, क्योंकि इसके अंदर आपसे टेक्निकल टर्म्स पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं आपको रेडी रेकनर नाम की एक नोट्स प्रोवाइड करूंगा जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो देखिए, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी यानी कि अगर करते हैं, मनीष जी अपना नंबर वो माइक बंद कर लें। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की यदि हम बात करते हैं, तो अगर हम डॉक्टर ऑफ फिलोसफी या पीएचडी की बात करते हैं, तो पीएचडी की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, सबसे पहले हमें ये चीज देखनी है। देखिए, प्राचीन काल में अगर हम बात करें, तो देखिए, तो सबसे पहले ह्यूमन सिविलाइजेशन की जहां से मानवता की शुरुआत हुई, तो ह्यूमन माइंड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते थे, हम लोग हमारे पूर्वज क्या करते थे, नेचर के फिनोमिनास को, कि आपने देखा कभी सोलर एक्लिप्स हो रहा है या ल्यूनर एक्लिप्स हो रहा है या एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनाज हो रहे हैं, कॉस्मोलॉजिकल स्टडीज हो रही हैं, इन सब चीजों को नोट डाउन करते थे और उन सब चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते थे, यानी कि नॉलेज को एक्वायर करते थे। नॉलेज का एक्वायरेशन, नॉलेज को एक्यूमुलेट करना, ये सबसे पहला काम था जो ह्यूमंस आए कि भाई इस तरीके का फल इस जगह पे पाया जाता है,
ये बीमारी इस चीज को खाने से हो जाती है, ऐसा सूर्य जब दिखेगा जब सूर्य ग्रहण होगा, ऐसा चंद्र जब दिखेगा जब चंद्र ग्रहण होगा। तो इन सब चीजों को एक्युमुलेट किया गया, इन सब चीजों को एकत्रित किया गया, और इन सब चीजों को एकत्रित करके पुराने समय में, पुराने बहुत ही सबसे ज्यादा दुनिया के पुराने समय में अगर हम देखें तो सबसे पुरानी रॉक पेंटिंग, आपको पता होगा कि पत्थरों पे चित्रकारी की जाती है, बुज़होम रॉक आर्ट, ये इंडिया में, ये भारत में कश्मीर में पाई जाती है। ये दुनिया की सबसे पहली ऐसी आर्ट है जिसमें सुपरनोवा, सुपरनोवा को एक्सप्लेन किया गया है स्टोन स्लैब के ऊपर। सुपरनोवा आप लोगों को याद होगा, सुपरनोवा एक स्टार की जब डेथ होती है, जब एक तारे का अंतिम समय आता है तो वो फट जाता है और उसे हम सुपरनोवा कहते हैं। तो पहली साइंटिफिक स्टडी अगर देखा जाए तो हमारे भारत में कश्मीर में हुई, और जो प्री हिस्टोरिक मैन में आदि मानव ने जो की, और उसने भी उस साइंटिफिक स्टडी को लिख के दीवारों पे अंकित किया 4100 साल पहले, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, उसके बाद में धीरे धीरे हमारी नॉलेज बढ़ती गई, और नॉलेज जब बढ़ती गई तो नॉलेज को ओरली यानी कि मुख बधिर तरीके से बोल बोल के सबको याद कराया गया। ऐसे ही बने सबसे पहले श्लोक, और श्लोक के बाद में सबसे पहले अगर किसी ने सबसे पहले राइटिंग स्टार्ट की तो वो इजिप्शियंस थे। इजिप्शियंस, फेरोज, आप लोगों ने सुना होगा, जो पिरामिड्स बने हुए हैं, पिरामिड्स के अंदर फेरोज जो किंग्स थे उन्हें रखा गया, और वहां से लिखने की शुरुआत हुई। भारत में चीजों को लिखने की विधि बाद में आई, और लिखने की विधि ऋग्वेद के अंदर सबसे पहले आई, क्योंकि सबसे प्रमुख वेद जो था वो था ऋग्वेद, जो करीब करीब 1500 से 1200 बीसीई में, बिफोर क्राइस्ट, लिखा गया। ठीक है, तो इसको अब क्यों लिखा गया, क्योंकि देखिए नॉलेज जैसे जैसे बढ़ती चली गई, तो उस नॉलेज को याद रखना, उस सभी चीजों को मुंह जबानी याद रखना, केवल मेमोराइज करना ये पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए उस चीज को क्या किया गया, इस चीज को लिखा गया, अंकित किया गया। और उसके बाद में जब इन चीजों को अंकित कर लिया गया तो चारों वेद बन गए। अब वेद बनने के बाद में उन वेदों को अध्ययन करने वाले ऐसे फिलोसफर्स भी हुए, ऐसे योगी मुनि भी हुए, और जिन्होंने हमारे देश के अंदर कई महान सब्जेक्ट्स की नींव रखी, मैथमेटिक्स, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, सर्जरी। तो इन सब की जो मूलभूत सिद्धांत हैं इन्हीं ऋषि मुनियों ने हमें प्रदान किए। ठीक है, और फिर इसी दौरान जब ये वेद बन चुके थे, ऋषि मुनि कई सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहे थे, कई सारी चीजों को आध्यात्मिक रूप से और साइंटिफिक तरीके से उसे बताने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक सिस्टम इवॉल्व हुआ जिसे आज हम गुरुकुल सिस्टम के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने कभी ना कभी गुरुकुल सिस्टम के बारे में सुना होगा, महाभारता में, रामायणा में। तो ये एक सबसे पुराना सिस्टम था एजुकेशन का, जिसमें टीचिंग और लर्निंग को दोनों को इम्फेसिस किया जाता था। आज हम स्कूल कॉलेजेस पद्धति में चलते हैं, वैसे ही पुराने जमाने में गुरुकुल सिस्टम था। अब गुरुकुल सिस्टम में जो फिलोसफर्स होते थे, जो सबसे ज्यादा आध्यात्मिक लोग माने जाते थे, जो किसी को पढ़ाते थे, तो उनको क्या कहते कहा जाता था, उनको ऋषि कहा जाता था हमारे यहाँ। और उनको फिलोसफर्स कहा गया ग्रीक्स में। आप लोगों ने सुना होगा अरस्तु के बारे में, एरिस्टोटल, बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत बड़े फिलोसफर थे। ऐसे ही हमारे यहाँ चाणक्य एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए। ऐसे ही बहुत सारे भास्कराचार्य, ठीक है, ये सब इंडियन फिलोसफर्स हुए हैं, ग्रेट इंडियन फिलोसफर्स। ओके, इसके बाद में वेदास के बाद में कई और इंफॉर्मेशन आई, और सारी चीजें आती चली गई, लोगों ने अपने विचार दिए, उपनिषद बने। उपनिषद के बाद में कई और मतलब पुस्तकें और किताबें और कई आध्यात्मिक ग्रंथ बनते चले गए। उसके बाद में देखिए आप, उसके बाद में क्या हुआ, पोस्ट वैदिक एरा आया। पोस्ट वैदिक एरा वो एरा था जिसमें वेदास के आगे चल के लोगों ने क्या किया, लोगों ने अब नॉलेज तो एक्वायर कर ली थी, यानी कि ऋषि मुनि अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छी नॉलेज एक्वायर कर चुके थे। अब मान लीजिए दो ऋषि हैं और दोनों ही मैथमेटिक्स या एनवायरमेंटल साइंस में बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, पर्यावरण के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। तो अब उन दोनों में से बेहतरीन कौन है, कौन सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को समझा सकता है, या किसकी समझ सबसे बेहतरीन है, इस बात को डिसाइड करने के लिए पुराने समय में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होता था जैसे आज हो रहा है। आज आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके, नेट का एग्जाम देके ही पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो पुराने जमाने में क्या होता था, शास्त्रार्थ होता था। इसके बारे में आपने सुना होगा, एक शब्द आता है शास्त्रार्थ। ये जो शास्त्रार्थ है, ये क्या होता था,
लर्नेड गुरुज के बीच में कंपटीशन होता था। एक गुरु कहीं से आए और दूसरे गुरु वहां पर उस राज्य में हैं, जिन्हें मतलब राजगुरु कहा जाता था। उन दोनों के बीच में क्या हुआ, शास्त्रार्थ हुआ। किसी एक टॉपिक को लेके उनके बीच में कंपटीशन हुआ, जिसे राजा एज अ जज करता था और प्रजा उसमें सुनती थी। और फिर इस शास्त्रार्थ के बाद में बताया जाता था कि ये गुरु विजयी हुए, ये गुरु हारे, इनकी नॉलेज ऐसी थी। तो हमारे इंडियन कल्चर में पुराने समय से ही, प्राचीन समय से ही नॉलेज यानी कि ज्ञान को सर्वोच्च माना गया है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। और केवल, और ज्ञान कभी भी सीमित नहीं है, ज्ञान किसी के पास में पूरा नहीं हो सकता। तो जो महान महान गुरु भी हुए थे, उनको भी अलग अलग लोगों से क्या करना होता था, शास्त्रार्थ करना होता था, ताकि वो हमेशा अपने ज्ञान में क्या कर सके, वृद्धि कर सके। इसी तरीके से दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी इन एंशिएंट इंडिया, इसी तरीके से जब गुरुकुल से बहुत अच्छे ज्ञानी गुरुज निकलने लगे, थिंकर्स फिलोसफर्स निकलने लगे, तो फिर बनी इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी। और सबसे पहली इंडिया की यूनिवर्सिटी जो थी, इट वाज तक्षशिला। हमेशा याद रखिएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि श्री रामचंद्र भगवान प्रभु, उनके छोटे भाई भरत ने बनवाई। तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय, देखिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो सबसे पहली एग्जैक्ट फाउंडेशन फाउंडर इज अननोन, बट इट इज बिलीव्ड टू हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द एंशिएंट रीजन ऑफ गंधरास, प्रोबेबली अराउंड 5th सेंचुरी बीसीई। ओके, और कुछ सजेशंस ये बोलते हैं कि भरता द ब्रदर ऑफ लॉर्ड रामा फाउंडेड द सिटी। तो देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बना, जो इंडिया में, जो भारत भूमि पे एस्टैब्लिश हुआ। और करीब करीब 500 साल पहले, जिसमें जीसस क्राइस्ट की बर्थ से अगर 500 साल पहले दिखे, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय बना। उसके बाद में नालंदा विश्वविद्यालय बना, और नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला रेजिडेंशियल विश्वविद्यालय था। आप लोग नालंदा के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे जब मैं आपको डेटाबेस, अभी जब मैं आपको नोट्स दूंगा। इसके बाद में लोगों ने अलग अलग तरीके से नॉलेज को एक्वायर किया, और उस नॉलेज को यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस पहली बार क्या देती है, पीएचडी की डिग्री प्रदान करनी शुरू कर दी 1850। फर्स्ट पीएचडी was provided by पेरिस यूनिवर्सिटी। 1850 के पास में आते आते, ओके, देखिए, द फर्स्ट डॉक्टरल डिग्री विच वाज precursor of the modern PhD were awarded in the medieval Europe, especially in Paris around 1150। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कभी भी, अच्छा स्क्रीन इज स्टैटिक, ओहो, Sir, please carry on. No issue. No issue in the screen. Okay. Please carry on. ओके, तो स्क्रीन दिख रही है सर सभी को? तो देखिए, फर्स्ट डॉक्टरल डिग्री जो प्रोवाइड की गई, वो मॉडर्न पीएचडी जो अवार्ड की गई, वो मिडिल यूरोप में। हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम, यानी कि इंडियन गुरुकुल, इंडियन यूनिवर्सिटीज या एंशिएंट यूनिवर्सिटी सिस्टम जो था, वो पीएचडी की डिग्री अवार्ड नहीं करता था। वो फिलोसफर्स को काम करने पे और नेचुरल फिनोमिनास को एक्सप्लेन करने के लिए उनको रेपुटेड जॉब्स देता था। उनको मतलब मानता था कि वो, उन्होंने एक नए फील्ड की स्टैब्लिशमेंट की, जैसे जीरो का इन्वेंशन हुआ, या सुश्रुता जो फादर ऑफ सर्जरी हैं। तो इन सबको बहुत उच्चासीन पद दिए गए हैं हमारे एंशियंट इंडियन लिटरेचर में। लेकिन पीएचडी का जो फॉर्मल तरीका है, जो आज के दिन चल रहा है, वो सबसे पहले कहां पर शुरू हुआ, वो यूरोप में शुरू हुआ, और यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस ने इसकी शुरुआत की। These early doctoral granted by the University of Paris were not exactly the same as the research-based PhDs today, but they represented the highest academic qualification at the time. तो किसी भी सब्जेक्ट के लिए सबसे हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन किसे मानी जाती थी, पीएचडी को मानी जाती थी। अगर आप देखें अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, अपने भारतीय इतिहास में, तो आपने आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में सुना होगा। आदि गुरु शंकराचार्य का जो नाम है, जो प्रभाव है इंडिया की संस्कृति पे या हिंदुइज्म में, वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने शास्त्रार्थ करते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम तक सारे
जितने भी राज्यों के गुरु थे उनको परास्त किया था और उनको सनातन धर्म में इंक्लूड कराया था, बताया था कि आपके मूलभूत सिद्धांत ये हैं, आपके सिद्धांतों में जो वेदों का मतलब है उनका अर्थ यहां से आया है, तो इसीलिए उनको सबसे बड़ा लर्नेड फिलोसफर कहा जाता है। तो हमारे यहाँ इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम में पीएचडीज नहीं होती थी। इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम में क्या होता था, आपका कार्य, आपका काम, आपके वर्क को दर्शाता था कि आप कितने बड़े शास्त्रार्थ में, कितने बड़े शास्त्रार्थ में कितने गुरुओं को हरा सकते हैं और उन्हें उनके मार्ग को किस तरीके से और अच्छा बना सकते हैं। तो इस बेसिस पे डॉक्टरेट डिग्री की जगह पे हमारे यहाँ उच्चासीन पद होते थे, जिसे आप गुरुकुल में सबसे बड़े गुरु कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के पद रखे जाते थे जो आज भी हैं, ठीक है। आदि गुरु शंकराचार्य, तो ये एक उपाधि बन गई आगे चल के, उन्हीं को मिली जिन्होंने सबसे ज्यादा नॉलेज गेन की वेदास के बारे में। इस तरीके से आज भी उस पद्धति को माना जा रहा है। खैर, तो ये सबसे पहली डॉक्टरल डिग्री आई। अच्छा, पीएचडी की डिग्री के बारे में अभी हम, अगर हम आगे बात करें, तो जब आप डॉक्टरल डिग्री के बारे में बात करते हैं तो आज के सिनेरियो में अगर आप पीएचडी करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है, एक टॉपिक ऑफ रिसर्च। फर्स्ट, पीएचडी कंसिस्ट ऑफ, देखिए, पीएचडी कंसिस्ट ऑफ, अगर हम डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, पहली बात तो लिखा कैसे जाएगा, पीएचडी, आइदर लाइक दिस और इट शुड बी अ डॉट, लेकिन अब डॉट वाला सिस्टम हटा दिया गया है तो इट शुड बी लाइक दिस, ओके। सो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कंसिस्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट, थीसिस, डिसर्टेशन, ओके। तो या तो थीसिस होगी या डिसर्टेशन होगी, जिसके अंदर आप इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, मटेरियल मेथड, रिजल्ट एंड डिस्कशन और कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। अभी अगर मैं बात करूं तो अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन से, जिसके अंदर हम बात करेंगे गूगल पे रिसर्च स्कॉलर की, ठीक है। यहां पर अगर आप देखें, गूगल शीट आपके सामने है, गूगल मैंने खोला है, यहां पर मैं केवल सिंपली लिख रहा हूं रिसर्च स्कॉलर। अब देखिए, रिसर्च स्कॉलर और गूगल के अंदर जितने भी ये सॉफ्टवेयर आपको आज बताए जाएंगे, इन सबका एक कार्य है, इन सबका एक फंक्शन है। दैट फंक्शन यू विल हैव टू एनालाइज, आपको ये समझना है कि वो कार्य क्या है। तो देखिए, अगर आप गूगल स्कॉलर देखते हैं, ओके, गूगल स्कॉलर, सॉरी, इट इज गूगल स्कॉलर, गूगल स्कॉलर, और गूगल स्कॉलर अगर आप देखें तो गूगल स्कॉलर है क्या, गूगल स्कॉलर इज द सर्च इंजन। ध्यान से सुनिएगा, ये एक सर्च इंजन है, इज अ सर्च इंजन विच इज यूज टू सर्च द साइटेशन एंड एच इंडेक्स, इज अ सर्च इंजन। जैसे देखिए, गूगल क्या है, गूगल खुद एक सर्च इंजन है, ठीक है। आप कुछ भी चीज सर्च करना चाहते हैं तो आप गूगल पे टाइप कर लेते हैं। गूगल स्कॉलर इज अ सर्च इंजन, स्पेसिफिकली specialized search engine developed by Google that focuses on scholarly literature, जो भी पुस्तकें, जो भी ऑथर्स हैं, एकेडमिक आर्टिकल्स लिख रहे हैं, बुक्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं, इन सबको संगठित करके एक जगह पे रखा गया है, एक सर्च इंजन बनाया गया है जिसका नाम है गूगल स्कॉलर। और गूगल स्कॉलर पे आप अपने अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपके अकाउंट नहीं है तो प्लीज क्रिएट कर लीजिए। अब अगर मैं अपना नाम ही डाल देता हूं या मैं किसी का भी नाम डाल देता हूं यहाँ पर, देखिए, आप लोगों में से कईयों को लग रहा होगा ये हम लोग क्या चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की जो कोशिश है ए टू जेड बताना, मतलब जीरो से लेकर के अपर लेवल तक बताना। आपसे वहाँ पर कई लोगों से पूछा जाता है वेबसाइट के बारे में, कई लोगों से पूछा जाता है क्या क्या सर्च इंजन है, तो आप हर एक एक बात को ध्यान से सुनते रहिएगा। देखिए, साइंस के अंदर और बाकी सब सब्जेक्ट्स में यही अंतर है, आपसे अप टू द पॉइंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जैसे अगर मैंने, एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर अनिरुद्ध प्रधान, काफी प्रख्यात प्रोफेसर है, इनका मैंने अगर गूगल स्कॉलर अकाउंट खोला तो गूगल स्कॉलर कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। सर, ये ग्राफ्स क्या है? देखिए, गूगल स्कॉलर एक सर्च इंजन है जो दो चीजें बताता है। क्या क्या दो चीजें बताता है? एक बताता है साइटेशन, ये देखिए, ये क्या है, ये है साइटेशन। यानी कि एक व्यक्ति जिन्होंने अपनी साल 2003 से लेके अभी तक रिसर्च अगर ये व्यक्ति कर रहे हैं, तो हर एक साल इनके पेपर्स को कितने लोगों ने साइट किया है। इन्होंने यदि कोई रिसर्च पेपर लिखा, प्रत्येक साल कितने ऐसे रिसर्च पेपर दुनिया में पब्लिश हुए जिन्होंने इनके कार्य को
साइट किया, इनके कार्य को अपने रिसर्च पेपर के पीछे जगह दी कि इनके कार्य की वजह से वो आगे कार्य कर पा रहे हैं, यानी कि इनके साइंटिफिक वर्क को इम्पोर्टेंट माना। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर हम देखें साल 2024 में, ठीक है, 1187 citations have been obtained। इनके साइटेशन कितने आए हैं? 1187। आप हर एक साल किसी व्यक्ति की प्रोग्रेस देख सकते हैं कि उनके साइटेशन इंक्रीज हो रहे हैं या उनके साइटेशन डिक्रीज हो रहे हैं। जनरली ये माना जाता है अगर आपके साइटेशन ज्यादा होते चले जा रहे हैं, इसका मतलब है आप एक अच्छी रिसर्च कर रहे हैं। अगर आपके साइटेशन कम होते चले जा रहे हैं, यानी कि आपकी रिसर्च की वैधता, रिसर्च की वैलिडिटी कम होती जा रही है। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? साइटेशंस क्या है, क्लियर हो गया है? राज सर थोड़ा एक्सप्लेन करें। बेसिकली साइटेशन आप सिंपली समझें, यहाँ पे हो सकते हैं कि कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको टेक्निकल टर्म नहीं समझ आ रहा होगा। आप रेफरेंस तो समझते हैं। तो रेफरेंस मतलब क्या हो रहा है? आप रेफरेंस दे रहे हैं अगर अपने पेपर में, यानी किसी न किसी कैंडिडेट के, किसी न किसी व्यक्ति जो कि रिसर्च किया हुआ है, उसकी चीज़ों को आप अपने में जगह दिए हैं, दैट इज कॉल्ड साइटेशन। तो जैसे ही आप मान लीजिए यहाँ पर जिस भी सर का प्रोफाइल आपको दिखाया जा रहा है, अगर इनके रिसर्च को आप अपने रिसर्च में जगह दे रहे हैं कि हाँ इन्होंने, इनसे मैंने ये चीज़ें ली है, राइट? तो वो चीज़ें क्या हुआ, आपने उनके पेपर को साइटेशन दिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि साइटेशन क्या होगा, क्या होता है। आप किस सर्च इंजन से आप जो है अपने रिसर्च पेपर वगैरह के लिए खंगालते हैं, आप लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं? तो आपने अभी क्या सीखा, गूगल स्कॉलर। Google is Scholar is a best platform where you can find out lots of research paper, research journal, books, magazine and all. Okay, Google Scholar is a website where you can search your research paper related to your research title and all. Okay, और citation क्या आपने आगे समझाई जी सर। जी, अभी इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा जो पिछली बार, देखिए बायोकेमिस्ट्री के जब इंटरव्यू हुआ तो वहां पर इंटरव्यूअर ने पूछा था कि आप ये बताइए कि एच इंडेक्स क्या होता है और आई 10 इंडेक्स क्या होता है, इन दोनों के अंदर अंतर क्या है। तो मैं आपको बेसिक समझाता हूँ, पहले मेरी बात समझिएगा। आई 10 तो समझना बड़ा ही आसान है। प्रत्येक पेपर, रिसर्च पेपर के कुछ साइटेशन होंगे। जैसे ये साल 2007 में पब्लिश हुआ और आज तक इसके साइटेशन कितने हैं? 188। ओके, तो 188 साइटेशन आए हैं एक रिसर्च पेपर के जो 2007 में पब्लिश हुआ है। आई 10 का मतलब ये होता है एक पर्टिकुलर रिसर्च स्कॉलर या एक पर्टिकुलर रिसर्चर के द्वारा ऐसे कितने पेपर हैं जिनके साइटेशन 10 से ज्यादा हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसे कितने पेपर हैं जो 10 से ज्यादा बार साइटेड हैं। तो 10 से ज्यादा बार कितने पेपर इनके साइटेड हैं? देखिए 237 ऐसे पेपर्स हैं जो 10 से ज्यादा बार साइटेड हैं। अब खैर ये बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, मैं इनके बारे में नहीं बोलूंगा, आपको गिनवा भी नहीं पाऊंगा कितने हैं, मुझे अपना ही शायद दिखाना पड़ जाएगा। तो अगर मैं अपने साइटेशंस देखता हूं तो ये कुछ मेरे साइटेशंस हैं जो मैंने ऑब्टेन किया। 48 साइटेशन इस साल आए, पिछली साल 71 साइटेशन आए। तो अगर मैं बोल, मेरे से कोई पूछता है सर आई 10 आपका 15 है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरे 15 पेपर्स ऐसे हैं जिन्हें 10 या 10 से ज्यादा बार साइट किया गया है। क्या मेरी बात सभी को क्लियर है? अब ये 15 होंगे तो गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए ये 15 है। तो यहां तक मेरे पेपर्स जो काउंट हुए ना, यही वो 15 पेपर्स हैं जिनका आ रहा है आई 10 15। अगर ये नौवा 9 की जगह पे यहाँ पर 10 साइटेशन हो जाएगा तो मेरे पेपर्स कितने हो जाएंगे? आई 10 में 16 हो जाएंगे। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस सर, प्लीज कंटिन्यू। तो उसके अलावा अगर आप देखें सिंस 2020, 2020 से, आप देखिए एक रिसर्च वर्कर अगर 20 साल 25 साल पहले से कार्य कर रहा है तो उसके आई 10 में तो नंबर ऑफ पेपर्स हो ही जाएंगे। लेकिन सिंस 2020 का मतलब ये है कि 2020 से केवल 10 ही पेपर ऐसे हैं जो इस रिसर्च वर्कर के हैं जो किसमें आए हैं, जो जिनके साइटेशन 10 से ज्यादा हैं। 2020 देखिए क्या लिखा है, 2020। तो प्लीज जरा ये साल भी देखिएगा, ये साल देखिएगा 2020 से आगे के, 2020 से 25 तक जो अभी प्रेजेंट ईयर चल रहा है, लास्ट 5 सालों में केवल 10 ही पेपर ऐसे हैं जिनके 10 से ज्यादा साइटेशन है। गिनिए, 1 2 3, ये नहीं माना जाएगा क्योंकि ये 2020 नहीं है, तो मैं इसे ईयर वाइज कर देता हूँ। देखिए मैंने इसे ईयर वाइज किया तो देखिए ईयर वाइज में एक, इसे भी नहीं माना जाएगा क्योंकि 10 वाले गिनने हैं। 1
2, 3, 4, 5, 6, 2020 वाले को माना जाएगा, 6, 7, 8, 9 तक, 8, 9 तक। तो केवल 10 ही जर्नल्स ऐसे हैं, 10 ही ऐसे हैं जिनके पेपर, जिनके 10 से ज्यादा साइटेशन हैं। कब से? 2000। क्लियर है ये रात तक? यस सर, थोड़ा क्लियर है, क्लियर है। एक चीज़ मैं थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करने के लिए, क्योंकि अब यहाँ पर आप नितिन सर के देख रहे हैं साइटेशन को, रिसर्च पेपर को गूगल स्कॉलर पे। आप में से बहुतों का ऐसा होगा ही नहीं जो कैंडिडेट कभी आज तक गूगल स्कॉलर का नाम सुने हुए नहीं, कभी वहाँ पे गए हैं। तो आपको लगता होगा अरे हम भी तो रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, क्या मेरे भी रिसर्च पेपर गूगल स्कॉलर पे होंगे? तो एक्चुअल में जो रिसर्च जर्नल ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों वर्क कर रहे हैं या ऑनलाइन होते हैं, तो बेसिकली अगर थोड़ी सी क्वालिटी वगैरह मेंटेन करते हैं तो वो सभी पेपर गूगल स्कॉलर पर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, गूगल स्कॉलर क्या है? एक सर्च इंजन है। वहाँ पर आप क्या खंगालते हैं? रिसर्च पेपर को, रिसर्च जर्नल को, जो भी रिसर्चेज हो रखे हैं। तो आपके पेपर भी यहाँ पर होंगे अगर आपके ऑनलाइन जर्नल में अवेलेबल हैं, ऑनलाइन जर्नल में भी वो रिसर्च वर्क पब्लिश है आपका। ओके, तो आपके भी पेपर को अगर किसी ने रेफरेंस दिया होगा तो इसी तरह से साइटेशन नज़र आएगा। जैसा कि आपने क्या सुना अभी, बायोकेमिस्ट्री का, आई थिंक बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री था, बायोकेमिस्ट्री, यस। बायोकेमिस्ट्री का, काफी। यस, बायोकेमिस्ट्री के इंटरव्यू में पूछ लिया गया था कि आई10 इंडेक्स क्या है, एच इंडेक्स क्या है। तो अभी आपने समझा आई10 इंडेक्स क्या है। किसी रिसर्च पेपर में अगर हमारे सर 10 रिव्यू अगर हैं तो वो आई10 इंडेक्स की कैटेगरी में आएंगे, राइट? दैट इज कॉल्ड आई10 इंडेक्स। अब हम लोग देखेंगे एच इंडेक्स। ओके, मैं फिर से आपको ये बता दूं, 10 से ज्यादा, 10 या 10 से ज्यादा साइट किया गया है। ये एक अभ्यर्थी हैं, ये कैंडिडेट है, रिसर्चर हैं। इनके कितने पेपर्स को 10 से ज्यादा बार साइटेड किया गया है? 2। तो ये देखिए, 1, 2। क्योंकि 10 से ज्यादा क्या होता है? 10 या 10 से ज्यादा, यही दोनों तो होंगे। ये 9 है, इसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तो इनका आई10 कितना हो गया? 2। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पर एक और चीज बनाई जाती है जिसका नाम है एच इंडेक्स। इन सब की परिभाषाएं आपको जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना, आपको यहाँ पर मिल जाती है। देखिए, आ जाती है पूरी परिभाषा, आप देख भी सकते हैं। लेकिन एच इंडेक्स को समझने का क्या तरीका है? एच इंडेक्स को समझने का तरीका ये है, इनके 4 पेपर ऐसे हैं जो 4 से ज्यादा बार साइटेड हुए हैं। इनके कितने पेपर ऐसे हैं जो 4 से ज्यादा बार साइटेड हुए हैं? 4। इसलिए इनका एच इंडेक्स कितना है? 4। नहीं समझ में आया तो मेरी बात ध्यान से सुनिए जरा। एच इंडेक्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं। तो देखिए, आप क्या करेंगे, आप एक ग्राफ बनाएंगे। एच इंडेक्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है? ग्राफ बना के किया जाता है। सर इसका मतलब क्या है? देखिए, ग्राफ के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो समझिए आप, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि एच इंडेक्स किस तरीके से बनाया है। यहाँ देखिए, मैं सभी एडवर्टाइजमेंट को हटा देता हूं ताकि आप क्लियरली देख पाए। ये एक आपको डायग्राम दिख रहा है। अब इसके अंदर क्या किया गया है, आपके जितने भी साइटेशन हैं, जितने भी आपके रिसर्च पेपर्स को दुनिया में किसी ने भी अपने थीसिस में, अपनी पुस्तक में, अपने पेपर में स्थान दिया है, आपको रेफरेंस के अंदर जगह दी है, उनके नंबर और आपके कितने पेपर हैं, तो इन दोनों को साइटेशंस, टेकिंग साइटेशंस ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे साइटेशंस को लिखना और पेपर्स को लिखना एक्स एक्सिस पे। यदि एक ग्राफ बनाया जाए और यहां पर अगर हम देखें एक ऐसा पॉइंट जहां पर साइटेशन और पेपर की संख्या बराबर होती है, उसी को बोलते हैं एच इंडेक्स। ये तो मैथमेटिकल तरीके से मैंने आपको बताया है, मैं फिर से आपको बता रहा हूं। द नंबर ऑफ पेपर्स equal to the number of citations is commonly referred to as H index। इसे आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये कुछ इस तरीके के हो सकता है। इस तरीके से आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। एक सेकंड खुलने दीजिए सर। देखिए, एक सिंपल टर्म है यहां पर। तो एच इंडेक्स को सर गिन के निकाला जा सकता है? नहीं, गिन के नहीं निकाला जा सकता। एच इंडेक्स को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये अगर आप एच इंडेक्स अपने सामने ये देख रहे हैं, देखिए नंबर ऑफ पेपर्स है और नंबर ऑफ साइटेशंस है। तो आप इसके अंदर एक ग्राफ बनाएंगे किसमें साइटेशंस को वाई एक्सिस पे लेंगे और पेपर्स को एक्स एक्सिस पे लेंगे। ठीक है,
और जब आप इस ग्राफ को बनाएंगे तो इस ग्राफ को बनाने के समय आप एक ऐसे पॉइंट पे आएंगे वेयर द नंबर ऑफ पेपर्स एंड नंबर ऑफ साइटेशन विल इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, उसी को बोलते हैं एच इंडेक्स। सुनिए, इसके अंदर सिंपल सी परिभाषा इधर मैं अगर आपको दिखा रहा हूं, एच इंडेक्स इक्वल टू 6 का मतलब ये है 6 ऐसे पेपर हैं जिनके 6 से ज्यादा साइटेशन हैं। देखिए, कोई भी अभ्यर्थी, चलिए राज सर मैं आपके साथ में बात करूंगा। देखिए सर, इसका नंबर ऑफ पेपर आप देख सकते हैं। बिल्कुल। कितने हैं सर? देखिए आपको 10 दिख रहे होंगे। टोटल जी, नंबर ऑफ पेपर कितने दिख रहे हैं आपको? 10। 10 दिख रहे हैं, ठीक है। पेपर नंबर 1 के कितने साइटेशन आपको दिख रहे हैं? 100। ओके, और पेपर नंबर 10 के कितने साइटेशन दिख रहे हैं? 1। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस व्यक्ति का सबसे अच्छा पेपर कौन सा है, तो आप कौन से पेपर को इसका सबसे अच्छा पेपर बताएंगे पूरी लाइफ में इसने अगर काम किया है तो? पेपर नंबर 1 को। क्योंकि पेपर नंबर 1 को क्यों बेहतरीन बताया जा रहा है? क्योंकि सबसे ज्यादा दुनिया में इस पेपर को साइट किया गया है, इस पेपर को बाकी लोगों ने अपनी रिसर्च में स्थान दिया है कि यह एक महत्वपूर्ण पेपर है। तो यस। जितने ज्यादा उतना ही ज्यादा आपका कोई पेपर आपकी रिसर्च को महत्वपूर्ण माना जाता है। यस। ठीक। अब एच इंडेक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है? एच इंडेक्स की कैलकुलेशन ग्राफ बना के होती है, और एच इंडेक्स अगर 6 है तो इसका मतलब क्या है? ऐसे कितने पेपर हैं जो 6 या 6 से ज्यादा बार साइटेड हुए, जिनके साइटेशन 6 या 6 से ज्यादा हैं। तो कौन कौन से पेपर हैं सर वो? नीचे से 4 पेपर दिख रहे हैं, 7, 8, 9, 10। 7, नहीं, 8, 9, 6 10 या तो 6 से ज़्यादा। सर सवाल सुनिए, ऐसे कितने रिसर्च पेपर हैं जिनके साइटेशन 6 या 6 से ज्यादा हैं? हाँ, तब तो 1 से लेकर के 6 तक हैं। बिल्कुल, क्योंकि पहले के 100 हैं, दूसरे के 78 है, तीसरे के 62 है, चौथे के 43, और यही तो 6 पेपर हैं। इसीलिए इनका एच इंडेक्स क्या हो गया? 6। किसी का एच इंडेक्स अगर 10 है तो इसका मतलब क्या है? उसके 10 पेपर ऐसे हैं जिनका साइटेशन 10 से ज्यादा है। ओके। हेलो। यस, ओके, यानी कि 10 या 10 से ज़्यादा है, राइट? या 10 से ज्यादा है। अगर मैं इनका साइटेशन यहां पर आपको बताऊं, इनका एच इंडेक्स आ रहा है 4। तो इसका 4 शब्द का मतलब क्या है? इनके कितने पेपर ऐसे होने चाहिए जिनका साइटेशन 4 से ज्यादा है? यस, इसका मतलब है एच इंडेक्स 4 है तो कहीं ना कहीं जितने भी 4 पेपर ऐसे होंगे जिनका साइटेशन 4 या 4 से ज़्यादा होगा। जिनका साइटेशन 4 या 4 से ज्यादा होगा। तो जरा सर जरा गिन लेते हैं, आपको यहाँ पर कितने पेपर दिख रहे हैं जरा देखिए। पहले के कितने हैं? 15, दूसरे के 14, तीसरे के 9, चौथे के 4, पांचवे का 1 है। क्या ये एक वाले 4 से ज्यादा है? यस। 4 से ज्यादा नहीं है, 4 तो नहीं नहीं केवल नहीं, यही हुआ। 4 ही पेपर हैं, 15, 14, 9 और 8, ये 4 साइटेशन है जो कि ये हाँ, लेकिन 4 या 4 से ज्यादा 4 या 4 से है, ज़्यादा है। तो इसलिए इनका एच इंडेक्स कितना हो गया? 4। क्या बिल्कुल। है? अगर अब जरा हम मान लीजिए किसी एक पेपर जिसका साइटेशन अगर 4 रहता, कोई और इनका पेपर, तो क्या साइटेशन 5 हो जाते हैं, एच इंडेक्स 5 हो जाता? हाँ, ये देखिए अभी मैम का भी सवाल है, या बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा सर। मैं फिर से इसको रिपीट करूं कि 4 से ज्यादा होना चाहिए। आप बार बार बोल रहे थे ना 4 होता नहीं, 5 होना चाहिए। अगर इसका भी साइटेशन 5 हो जाता तभी हम इसे कैलकुलेट करते और मानते कि ये कितना हो जाता? 5। हेलो। हाँ, यस यस यस। ठीक है सर। अब जरा मैं एक और एग्जांपल से ले लेता हूं, हाउ टू कैलकुलेट एच इंडेक्स। आप कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, है ना? एच इंडेक्स को आप समझ सकते हैं। अब जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर हैं उनमें से किसी को अगर समझ में आया हो, अगर रिसर्चर का एच इंडेक्स कितना है? 12, तो इनके कितने पेपर ऐसे होंगे जो कितने पेपर ऐसे होंगे जो 12 से ज्यादा बार साइटेड हुए होंगे? हेलो। यस यस, आ रही है, ऐसे इनके कम से कम 12 पेपर होंगे जो 12 से ज़्यादा बार सेलेक्ट किए गए होंगे रेफरेंस के रूप में। बार साइटेड किए गए होंगे, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कम से कम कितनी बार साइटेड किए गए होंगे? 13 बार। 12 बार 12 वाले को इंक्लूड किया जाएगा? नहीं, नहीं इंक्लूड किया जाएगा। ओह 13 अच्छा। वाले को इंक्लूड किया जाएगा। अच्छा, यानी ये 12 नहीं इंक्लूड किया जाएगा, जब भी किया जाएगा एक एवं 13 से। यानी कि इनके 12 पेपर ऐसे हैं जो 12 बार से ज्यादा साइटेड हैं। अच्छा।
क्या ये बात सभी को क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल, आई होप। अ, देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखिए, अब यहां पर अगर आपके पास में दो आ जाते हैं, अगर दो आ जाते हैं, तो गूगल स्कॉलर फिर मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग एक को ऊपर रख देता है, एक को नीचे रख देता है। इसीलिए यहां पर ये चीज 12 पहुंच रही है। अब वो भी कैलकुलेशंस हैं, लेकिन उसके अंदर हम लोग नहीं जाएंगे। आपको केवल ये समझना है कि ये 12 वर्ड का मतलब ये है कि 12 बार से ज्यादा बार ये साइटेड किया गया है। डिफरेंस क्या है, बहुत क्लियरली मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। अब देखिए, एच इंडेक्स कभी भी आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। आपको एच इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो कोई फॉर्मूला नहीं है एच इंडेक्स को कैलकुलेट करने का, ग्राफिकल मेथड है इसका, और वो एक प्रोटोकॉल है जिसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो कोई ऐसे देख के नहीं बता सकता कि इसके इतने होंगे, आपको ग्राफ बना के ही बताया जा सकता है। क्या राज सर ये क्लियर है सभी को? शायद राज सर नहीं सुन पा रहे हैं। दूसरी चीज जी, दूसरी चीज मैं आई 10 और आपको बता दूं, फिर आपके मैं क्वेरी। आई 10 का मतलब क्या है कि एक पेपर को 10 या 10 से ज्यादा बार साइटेड किया गया। यहां पर 10 वाला इंक्लूडेड है। ठीक है। चंद्रजीत सिंह, अपनी क्वेरी बोले प्लीज। चंद्रजीत जी, हेलो। हाँ जी सर। हाँ हेलो। जी बोलिए सर, क्वेरी बोलिए ना। हाँ सर। सर मैं ये बोल रहा था कि I10 इंडेक्स और H इंडेक्स में मैं जो डिफरेंस ये समझ पा रहा हूँ कि I10 इंडेक्स का मतलब इतने पेपर जो 10 या तो 10 से ज़्यादा बार साइट किए गए हों, या 10। और H 10 अगर या 10, 10 से ज़्यादा। हाँ 10 या 10 से ज्यादा जी। और H इंडेक्स में क्या है कि या तो H इंडेक्स का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बट बिल्कुल वहां पर बिल्कुल। क्या है कि अगर H इंडेक्स का वैल्यू अगर 4 है, दैट मीन्स कि 4 से ज्यादा ऐसे पेपर जो 4 बार साइट किए गए हों। हाँ, एच इंडेक्स का मतलब अगर 4 है तो 4 ही ऐसे पेपर हैं जिनका साइटेशन 4 से ज्यादा है। टोटल पेपर ऐसे कितने हैं? 4। अगर मेरा एच इंडेक्स है 12, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 12 ही ऐसे पेपर हैं जिनको 12 या 12 से ज्यादा बार साइट किया गया है। सर अभी आपने 13 बोला था यहाँ पे कि H इंडेक्स में वही थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि 12 नहीं, वहां पे 13 होना चाहिए, ऐसा कुछ था। जब अगर H इंडेक्स देखिए, 12 है, इसका मतलब है कि वहां 13 बार साइट हुआ होगा, ना कि 12 बार हुआ होगा। टोटल पेपर कितने होंगे? टोटल पेपर कितने होंगे जो 13 बार तक साइट हुए होंगे? 12 पेपर ऐसे होंगे। अच्छा। एच इंडेक्स हाँ। टोटल वो बताता है सर कितने पेपर ऐसे हैं जो 12 बार से ज्यादा साइट किए गए हैं। ओके। ठीक है सर। अ, अभी भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो देखिए, ये देखिए, ये क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है, जरा ये देखिए। देखिए, ये एक ग्राफ बनाया गया। ठीक है। जब भी आप रिसर्च करते हैं तो कुछ पेपर्स आपके ज्यादा बार साइटेड होते हैं, कुछ पेपर्स आपके कम बार साइटेड होते हैं। तो इस व्यक्ति ने क्या किए, 15 पेपर छापे। पहले नंबर के पेपर में 25 के करीब करीब, 24 के करीब करीब साइटेशन आया। 15वें नंबर के पेपर में तो बिल्कुल जीरो आए। तो इस ग्राफ को बना दिया गया ऐसे। अब यहां से एक लाइन बनाई गई और ये क्रॉस किया गया। जब ये क्रॉस किया गया तो अब क्या किया गया, इसका एच इंडेक्स यहां पर आया 6। तो इसके कितने पेपर ऐसे होंगे जो 6 से ज्यादा बार साइटेड होंगे सर? हेलो। इसके 6 ही पेपर ऐसे होंगे जो 6 से ज्यादा बार साइटेड होंगे। सिक्स जी। फोर्थ एक बार साइटेड किए गए होंगे। जी। क्लियर है सर, समझ में आ रहा है सर। सॉरी सर, थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा दूर हो गया था सिस्टम से। कोई बात नहीं। हम अगला प्रश्न लेंगे अंजना जी का। Yes, sir. I still have confusion in H that it says that the आप minimum number, नोट्स भी right? दिए जाएंगे के अंदर भी इन्हें Yeah. No, like I should include the number 6 here or not, or more than 6. प्लीज इंक्लूड इट, प्लीज डू नॉट एक्सक्लूड इट। मैं राज सर को के साथ में एक्सप्लेन करता हूँ इसको। यहाँ पर अपना है, citation लिखा गया, index होगी। एक पेपर हैं जो
अंजना मैडम, आप अपने माइक ऑफ कर लीजिए, जिसकी वजह से यहाँ पे हडल क्रिएट हो रहा है एक्चुअली। हाँ, या प्लीज कंटिन्यू सर। देखिए, इस पॉइंट से जहां पर ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट की हैं, क्रॉस की हैं, इससे पहले वाले, ये देखिए जितने भी पेपर्स हैं, इससे पहले वाले वो 6 से ज्यादा बार साइटेड होंगे। 1 2 3 4 5 6 या 6 से ज्यादा बार साइटेड होंगे। तो इन सबको आपने किस में रख दिया? एच इंडेक्स इक्वल टू 6 में रख दिया। 6 पेपर ऐसे हैं जो 6 से ज्यादा बार साइटेड हैं, और इनसे कम वाले को आप हटा देंगे। नहीं, राज तो सर, मेरा प्रश्न यही है सर, उस समय भी हमने यही पूछा था आपसे कि क्या 6 या 6 से ज़्यादा, तो 6 वाले को भी तो रखेंगे ही। 6 वाले को भी रखा जाएगा सर। अब अगर 6 वाले दो हैं सर, एक्चुअली में क्या है ना, ये ग्राफ से बना के ही देखा जा सकता है। तो जो आप बोल रहे हैं ना, जब तक मैं उसका ग्राफ नहीं देखूं मैं बता नहीं सकता। डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। यहाँ पर भी अभी हमारे एक अभ्यर्थी ने पूछा कि सर हमसे पूछ लिया जाएगा कि एच इंडेक्स बताओ, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, एच इंडेक्स आप ऐसे नहीं बता सकते। अगर आपसे कोई इक्वेशन देती जाए और आप बोले इसकी एक्स का मान बताइए, तो सॉल्व करके ही बताना पड़ेगा ना। वैसे ही आपको इसे भी नहीं, सॉल्व ही कर। बेसिकली आपसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट जानना चाह रहे हैं कि एच इंडेक्स प्रयोग किस चीज़ में होता है, आप इसके बारे में जानते हैं कि नहीं। ठीक है, आई 10 इंडेक्स क्या होता है, जो अभी अभी सर ने आपको आई 10 इंडेक्स, एच इंडेक्स बताया, तो बेसिकली क्या है, इसके माध्यम से हम जानते हैं सर कि हमारे रिसर्च पेपर को साइटेशन, इसके हम साइटेशन के स्कोर को जानते हैं। इसके माध्यम से साइटेशन की स्कोरिंग की तरीका है, उसकी मेजरमेंट को इंडिकेट करता है। आई 10 आपको सर ने बताया क्या है। आई 10 मतलब ऐसे रिसर्च पेपर जिसका 10 या 10 से ज़्यादा रिसर्च पेपर रेफरेंस के रूप में आपके रिसर्च पेपर का प्रयोग हुआ हो, दैट इज कॉल्ड आई 10 इंडेक्स। एच इंडेक्स क्या है? एच इंडेक्स सर ने आपको बताया कि एच इंडेक्स एक ऐसा कर्व पर, एक ऐसा क्रॉस पॉइंट होता है जहाँ पर हमारे पेपर और नंबर ऑफ साइटेशन दोनों आकर के मिलते हैं। दैट मीन्स कि अगर सर हमारे रिसर्च पेपर, अगर 6 रिसर्च पेपर हैं सपोज दैट, या 5 रिसर्च पेपर हैं, और उन पांचों रिसर्च पेपर की कोई ऐसी पॉइंट होगी जहां पर आकर के नंबर ऑफ साइटेशन अगर मिल जाता है, जैसे कि 5 रिसर्च पेपर हमारे ऐसे हैं जो कि उससे ज़्यादा, 5 रिसर्च पेपर हमारे ऐसे रिसर्च पेपर हैं 5 से ज़्यादा उनकी साइटेशन है, दैट इज कॉल्ड, वहाँ पे ऐसा एक पॉइंट होगा जहाँ पे आके मिल जाएगा। जैसे ये एग्जांपल सर ने अभी स्क्रीन पे दिखा रखा है, इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें जो 6 पेपर हैं, वो 6 पेपर ही ठीक उतने ही नंबर ऑफ साइटेशन एबव हैं। मतलब एक तो 6 पेपर नंबर हो गया, कुल संख्या कितनी हो गई पेपर की? 6। और इसके बाद आप ऊपर में जो पॉइंट देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्या है? 6 एक ऐसा पॉइंट है जो कि 6 से ज़्यादा बार आपकी साइटेशन की गई है, 6 या 6 से ज़्यादा बार, यानी नंबर ऑफ साइटेशन और नंबर ऑफ पेपर जिस पॉइंट पे आकर के मैचिंग होता है, दैट इज कॉल्ड एच इंडेक्स। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे एच इंडेक्स क्या है, आई 10 इंडेक्स क्या है, दोनों क्या है, जिसके माध्यम से हम अपने साइटेशन की ये देख पाते हैं कि साइटेशन हमारा कितना है रिसर्च पेपर में। ठीक है, तो एक तरह से साइटेशन के जानने का एक मेजरमेंट टूल्स कह सकते हैं। आई होप आप सभी को ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। एक्चुअली होता क्या है ना कि आपसे रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से जानने का प्रयास करते हैं कि आप रिसर्च की सभी टेक्निकल टर्म को कितना जानते हैं, है ना? तो ये चीज़ें जानने की कोशिश की जाती है आपके माध्यम से। सर प्लीज कैरी ऑन। तो अब आपसे केवल ये पूछा जाएगा कि अगर एक व्यक्ति है जिसका एच इंडेक्स 6 है और एक व्यक्ति है जिसका एच इंडेक्स 10 है, तो उनमें से किसकी रिसर्च की गुणवत्ता ज्यादा है? तो आप क्या बताएंगे? एक व्यक्ति जिसका सर मैं आई 10 बताऊंगा, अरे एच 10 बताऊंगा। 10 बताएंगे, क्योंकि जिसके पेपर 10 से ज्यादा बार साइटेड है, यानी कि उसकी रिसर्च ज्यादा बेहतरीन है, एक ऐसे व्यक्ति के जिसके 6 ही पेपर 6 से ज्यादा बार साइटेड है। हाँ ठीक है, आपको इस बात को बिल्कुल, आई थिंक ये सभी को स्पष्ट हो चुका है। हम लोग अब आगे बढ़ें एच इंडेक्स और आई 10 से। आपके अगर कोई प्रश्न होंगे तो मैं सेशन के लास्ट में ले लूंगा, क्योंकि हाँ ये सेशन बिल्कुल, रिकॉर्ड। उस समय हम लोग माइक ऑन करवाएंगे और जिसका भी होगा उसको हम लोग लास्ट में लेंगे। हाँ सर प्लीज कैरी ऑन, नेक्स्ट सेशन। स्कॉलर समझ में आया होगा आपको, अपने सारे पेपर्स गूगल स्कॉलर में डालने होंगे। सर, गूगल स्कॉलर में क्या केवल एक व्यक्ति विशेष के पेपर होते हैं? नहीं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के भी यहाँ पर पेपर देख सकते हैं। जैसे मैंने पटना यूनिवर्सिटी लिख दिया, तो पटना यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोफेसर, छात्र छात्राएं, जितने भी लोग होंगे, सभी के जिन्होंने भी अपना नाम पटना
या यूनिवर्सिटी इन दोनों शब्दों से कहीं पे भी गूगल पे लिखा होगा, उन सभी लोगों के आपको यहाँ पर गूगल स्कॉलर अकाउंट दिख जाएंगे। और अगर मैं केवल पटना लिख रहा हूं तो उसके बेसिस पे भी पूरे पटना में जो कृष्णा नाम के व्यक्ति हैं, जो स्टूडेंट हैं आर्यभट्टा नॉलेज यूनिवर्सिटी में, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के, उनके सबसे ज्यादा साइटेशन हैं। सर क्या केवल इन्हीं का देखा जा सकता है? नहीं, अगर हम देखें CNR राव जी, जो इंडिया के इस वक्त सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, दुनिया में इनका एक प्रख्यात नाम है और नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेटेड हो चुके हैं। तो आप इनको देखिए, इनके 1,22,069 टोटल साइटेशंस हैं। इनका आईटेन इंडेक्स कितना है? 1,199 पेपर्स इनके ऐसे हैं जो 1,199 से इतने नंबर या इससे ज्यादा बार साइट मतलब 10 सॉरी आईटेन इनका है 1,199। सर इसका इसका मतलब जहां मतलब ये तक है, मैं अभ्यर्थियों की तरफ से बोल रहा हूँ, आई10 अगर इनका 1199 है तो इसका मतलब यह हुआ कि 1199 बार 10 या 10 से ज़्यादा बार इनके रिसर्च पेपर को साइटेड किया गया है रेफरेंस के रूप में। ओके 1,199 पेपर्स को 1,199 पेपर्स को 10 या 10 से ज्यादा बार साइट किया गया। ओके, राइट जी राइट। और एच इंडेक्स सर 163 है, दैट मीन्स कि इनके 163 पेपर ऐसे होंगे जिनका रिव्यू का सॉरी जिनका रेफरेंस के रूप में 163 या 163 से ज़्यादा बार कहीं ना कहीं साइटेड किया गया होगा। एम आई राइट? एक, एकदम सही, एकदम सही। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। जी धन्यवाद। चलिए इसके आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, गूगल स्कॉलर से आगे निकलते हैं और हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटाबेस पे चलते हैं जिसका नाम है स्कोपस। स्कोपस, ये आपने कहीं ना कहीं पे ये शब्द सुना होगा स्कोपस के बारे में। देखिए स्कोपस एक डेटाबेस है। डेटाबेस क्या होता है सर? ये डेटाबेस क्या चीज होती है? एक शब्द आता है डेटाबेस। गूगल स्कॉलर क्या था? गूगल स्कॉलर एक सर्च इंजन था जहां पर आप किसी भी चीज को सर्च कर सकते हैं। सर अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा ऑन द बिहाफ ऑफ आवर अदर पार्टिसिपेंट्स। जैसे कि अगर हमसे ये पूछा जाता है कि कितने सर्च इंजन हैं या फिर आपने कहाँ कहाँ से लिटरेचर रिव्यू किया, तो मैं एक सर्च इंजन बता सकता हूँ, गूगल स्कॉलर। सर और कौन कौन से सर्च इंजन हैं जिसके बारे में हम अगर अगर हमसे पूछा जाता है तो मैं बता सकता हूँ? देखिए सर, क्योंकि गूगल ही दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, तो इसलिए गूगल स्कॉलर ही दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, ये तो आप मान लीजिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो क्योंकि मेरे पास में यहाँ पर जो छात्र हैं वो सबके सब जुलॉजी, बॉटनी और इन्वायरमेंटल साइंसेस के हैं, तो उनके लिए एनसीबीआई नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, ये भी एक प्रकार का सर्च इंजन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्च इंजन है, जो दुनिया के सारे डेटाबेस, सारी किताबें, सारे जो टूल किट है, इन सबको अपने अंदर सम्मिलित करता है, लेकिन केवल इन्हीं सब्जेक्ट, जूलॉजी, बॉटनी, इन्वायरमेंटल साइंसेस में, बाकी सब्जेक्ट में नहीं। ओके हेलो, सर, इसका क्या नाम है? इसका नाम है नेशनल एनसीबीआई। लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, एनसीबीआई, या एन एन एल? एडिशन में ये नीचे पढ़िए सर, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। ओके ओके, ठीक है। ऐसे ही हम अभी एक छात्र ने, अभी ये जो हमारे साथ में स्टडी कर रहे हैं इस लेक्चर में, उन्होंने बताया पबमेट। तो पबमेट भी एक डेटाबेस, अगर हम यहाँ पर पबमेट बोलते हैं तो पबमेट भी एनसीबीआई का ही पार्ट है। जैसे ये एनसीबीआई आप लिख रहे हैं ना सर, इसी के अंदर देखिए एक जगह पे पबमेट भी आ जाएगा। हाँ अभी आया, उन्होंने तो पीएम नीचे 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 एसएनपी से नीचे, यस। पबमेट आ गया। अब क्या है राज सर कि देखिए देखिए अलग अलग चीजों के लिए, जैसे पुस्तक को अगर आपको साइट करना है तो वो अलग है, किसी के रिसर्च पेपर को साइट करना तो अलग है, किसी के जीन के बारे में पता करना, आपने सुना होगा कि कई बीमारियां किसी एक पर्टिकुलर जीन की वजह से होती हैं, जीन को साइट करना तो अलग है। तो इसमें कैटेगराइजेशन कर रखा है। जैसे आप एक लाइब्रेरी में जाते हैं और उसमें अलग अलग आपको कैटलॉग मिलता है कि आपको साहित्य की किताबें वहां मिलेंगी, विज्ञान की किताबें वहां मिलेंगी। अब विज्ञान सेक्शन में भी मैथमेटिक्स की अलग होगी या फिजिक्स की अलग होगी, यहाँ पर कैटेगराइजेशन है। गूगल स्कॉलर पे कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। चलिए, ये आपने बहुत अच्छा बताया। जो कि एनसीबीआई है, ठीक है, एनसीबीआई नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, ठीक है। ओके सर, आप अगले सेक्शन की ओर बढ़ें, जैसा कि आप बता रहे थे स्कॉलर, सॉरी आप स्कॉपस, स्कॉपस।
स्कोपस एक डेटाबेस है। सर ये डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस में देखिए, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। जैसे मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, हम सभी का कहीं ना कहीं पे बैंक अकाउंट होगा। अब राज सर का भी बैंक अकाउंट है, मेरा भी बैंक अकाउंट है, और हम सभी का एक जगह पे बैंक अकाउंट है। हम मान लेते हैं राज सर का बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है और मेरा बैंक अकाउंट कैनरा बैंक में है। और मेरे पास में कैनरा बैंक का एटीएम है, मैं लॉग इन करूंगा, या एटीएम है, मैं मेरे को सामने पीएनबी का अगर क्या दिख रहा है, एटीएम दिख रहा है, और मेरे पास में एटीएम कार्ड कैनरा बैंक का है, तो क्या मैं पैसे निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता हूँ? नहीं, निकालने को तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि दोनों का एक जगह पे डेटाबेस है। हाँ, आरबीआई के अंदर जो व्यक्ति अपना, मैं कार्ड लेके जा रहा हूँ और मैंने मतलब अपना कैनरा बैंक का एटीएम कार्ड पीएनबी के एटीएम मशीन में लगाया, अपना पिन डाला, तो वहां से ये इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, डेटाबेस से ये इंफॉर्मेशन मैच कर ली जाएगी कि यह पिन सही डाला गया है इस व्यक्ति के द्वारा या नहीं। अगर सही डाला गया तभी पैसा निकलेगा। अगर मान लीजिए राज सर मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और एक दिन मैं इनका एटीएम कार्ड निकाल के ले जाऊं, समझ लीजिए आप, और मैं अपने मन अनुसार कोई भी पिन डाल दूं, तो क्या पैसे विड्रॉल हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल नहीं। रहे हैं, क्योंकि राज सर अपना पिन मुझे बता नहीं रहे हैं। पहली समस्या ये है। दूसरी समस्या ये है कि वो पिन मैच नहीं कर रहा है, डेटाबेस की इंफॉर्मेशन से मैच नहीं कर रहा है। जो उस मशीन में डेटा है ना, जो पहले से रिकॉर्डेड है कि राज सर का पिन ये है, वो मैच नहीं कर रहा है। अगर वो मैच करता तो पैसे निकल आते हैं। समझ में आया आपको डेटाबेस क्या है? बिल्कुल। तो डेटाबेस एक ऐसे कंप्यूटर के अंदर रखा हुआ डेटा है जो हर एक व्यक्ति का, हर एक जर्नल का अलग अलग होगा। अगर स्कोपस में 2 लाख जर्नल हैं, तो उन 2 लाख जर्नल की इंफॉर्मेशन कहां पर है? स्कोपस के डेटाबेस में प्रेजेंट है। ठीक है। तो स्कोपस एक डेटा को कलेक्ट करके रखने वाला एक तरीके का ऑनलाइन बैंक है, जो सभी जर्नल्स के डेटा को एकत्रित करके अलग अलग कैटेगरीज में रखता है। उसको हम बोल देते हैं स्कोपस। तो ये डेटा को संगठित करके रखने वाला एक बैंक है एक तरीके से। ओके। राज सर, तो यस। लैंग्वेज में बताइए आप। जी। तो अब प्रश्न ये उठता है, जैसा कि आपने बताया कि स्कॉपस क्या है, डेटा को संग्रहित करता है, रिसर्च जनरल के डेटा को। तो क्या स्कॉपस में सभी जनरल के डेटा संग्रहित हैं या फिर ये स्पेसिफिक जनरल के? अब इसे आप इस बात को समझिए, जैसे कि हम सब लोग एक आम व्यक्ति हैं, हम लोग सब एक जनरल पब्लिक है, तो हम सबके डेटा जो है वो बैंक के पास में है, क्योंकि हमारा बैंक अकाउंट है। लेकिन अगर मैं इससे ये पूछूं, क्या बैंक में जितने बैंक अकाउंट है वो इंडिया की सारी पॉपुलेशन के भी होंगे? तो अगर हम नंबर ऑफ बैंक अकाउंट गिन लें, तो उतनी ही तो पॉपुलेशन होगी हमारे देश की। क्या ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो जिनका बैंक अकाउंट ना हो, जो अभी न्यूली अभी कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो उसका बैंक अकाउंट तो नहीं होगा। तो बिल्कुल। ऐसे ही ओपस में केवल हाई क्वालिटी के जर्नल्स को ही रखा जाता है। इस ओपस का एक स्टैंडर्ड है। वो बोलता है इससे नीचे वाले का हम नहीं रिव्यू करेंगे, इसको अपने डेटाबेस में स्थान ही नहीं देंगे, क्योंकि इसका वो स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब आप मेरे से बोलेंगे सर स्टैंडर्ड क्या है? जैसे अगर आप 1 साल के बच्चे को ले जाएं और बोले सर बैंक में बैंक अकाउंट खोलना है इस बच्चे का, इसके बच्चे के नाम पे मैं 10 लाख रुपए डाल देता हूँ, तो बैंक वाला बोलेगा बिल्कुल खोल दीजिए, क्या वो अलाउ करेगा? नहीं, टर्म कंडीशन बोलेगा कि ये बच्चा है, अभी माइनर है, इसके गार्जियन आप बनिए, गार्जियन के हाँ। नाम पे वो अकाउंट होगा, बहुत सारे टर्म कंडीशन फुलफिल कराएगा। तो वैसे ही इनके भी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। तो किसी भी जर्नल का स्कोपस में आने का सबसे बड़ा टर्म एंड कंडीशन क्या होता है? साइटेशन। कितने साइटेशन उस जर्नल को मिले। गूगल स्कॉलर में आपके प्रत्येक पेपर को साइटेशन देखे जा रहे थे। अब आपने पेपर प्रकाशित किसी जर्नल में किया होगा, अब उस जर्नल के प्रत्येक साल कितने साइटेशन आए हैं यहां पर। राज सर आप देख पा रहे होंगे 2021 से 2024। यस। और आप एक जर्नल का नाम देखें, CAA, कैंसर जर्नल फॉर क्लिनिशियंस। इसके आप देखें 1,21,190 साइटेशन आए हैं। सर, इसका मतलब हुआ ये 1,21,190 ये साइटेशन आए हैं, दैट मीन्स कि उतने सारे पेपर भी उसमें होंगे जो कि उतने लोगों के पेपर को साइटेड किया गया होगा।
सर इसका मतलब ये है इस जर्नल में जितने भी पेपर प्रकाशित हुए हैं 2001 से 2021 से लेके 2024 तक, हाँ हाँ, उनको इस जगह पे साइट किया गया है दुनिया भर में। यस यस डेफिनेटली आई एम आस्किंग द सेम थिंग या। तो अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि आप दूसरे जर्नल को देखें जिसे मैंने टिक भी किया है, तो इस जर्नल के कितने साइटेशन रहे हैं लास्ट 3 साल में, 2021 से 2024 तक में, बता पाएंगे सर जी मुझे? हाँ, 3450। जर्नल का नाम है फाउंडेशन एंड ट्रेंड्स इन मशीन लर्निंग, 3450 साइटेशन रहे हैं। तो हम्म। सर इसका मतलब क्या हुआ कि 3450? बार उसके रेफरेंसेस को कहीं ना कहीं प्रयोग किया गया है तीन उसके। हजार चार सौ पचास के अंदर प्लीज अन्य इस लोग माइक ऑफ करें। यस। जर्नल में प्रकाशित पेपर्स को 3450 बार साइट किया गया है। या क्या डेफिनेटली बिल्कुल। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है? अब देखिए यहाँ पर मेरे को एक बात और बताइए। देखिए इस जर्नल के अंदर पहले जर्नल में टोटल नंबर ऑफ पेपर्स कितने गिने गए थे? टोटल नंबर ऑफ पेपर्स कितने थे? 105 पेपर प्रकाशित किए गए थे। दूसरे जर्नल में कितने प्रकाशित किए गए? 17। 7। तो आप यहाँ देखिए इन दोनों से क्या निकाला जाता है? एक स्कोर निकाला जाता है जिसके अंदर साइट स्कोर है। देखिए साइट स्कोर ज्यादा कब होगा? जब नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट कम हो और साइटेशन क्या हो? ज्यादा। ज्यादा हो। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल साइटेशन बिल्कुल। और नंबर ऑफ पेपर्स कम। अब जरा इस बात को समझिए, इस जर्नल ने 32,000 साइटेशन तो पाए, लेकिन इसने पेपर कितने कर दिए? 1,177 पेपर। और जबकि हम्म पहले 105 पेपर में ही 1,21,190 साइटेशन थे। तो हम्म। इन दोनों पहले और तीसरे में से कौन सा जर्नल बेहतरीन माना जाएगा? पहला। पहला। क्यों? क्योंकि उसके साइटेशंस क्या हैं? ज्यादा हैं, और उसके नंबर ऑफ पेपर्स क्या हैं? कम हैं। क्या हम्म। ये बात सभी को क्लियर है? बिल्कुल 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 सर तो इस बिल्कुल। ही स्कोर को हम क्या बोलते हैं? इसी स्कोर को हम बोलते हैं यहाँ पर साइट स्कोर। साइट स्कोर, ठीक है। साइट स्कोर में नंबर ऑफ साइटेशंस और डॉक्यूमेंट्स कितने पब्लिश हुए हैं, कितने पेपर पब्लिश हुए हैं, उसके आधार पे साइट स्कोर को कैलकुलेट किया जाता है। तो साइट के आधार पे जर्नल्स को रैंकिंग देता है स्कोपस। तो अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। स्कोपस क्या है? Scopus is an indexing database which indexed highly cited journal. Scopus एक इंडेक्सिंग डेटाबेस है जो उन जर्नल्स को अपने अंदर स्थान देता है जिनका साइटेशन काफी अच्छा है। अब सर साइटेशन कितना अच्छा है, इस बात को कैलकुलेट करने के लिए हम ये देखते हैं कि उस जर्नल के साइटेशंस कितने हैं और उसमें प्रकाशित कितने पेपर हैं पिछले 3 सालों में। और जब हम इन दोनों चीजों को देखते हैं तो हम क्या कर देते हैं? हम उसका स्कोपस जो बेस्ड है वो किसके ऊपर बेस्ड है? साइट स्कोर के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर आपको साइट स्कोर दिख रहा है। जर्नल को कैटेगराइज किया जाता है उनके साइट स्कोर के बेसिस पे, और साइट स्कोर के बेसिस पे उनको नंबर दिए जाते हैं। तो अगर आप साइट स्कोर कैलकुलेट करना चाहें, देखिए बहुत आसान काम है साइट स्कोर को कैलकुलेट करना, कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं है। राज सर मेरे साथ में कैलकुलेट करेंगे आप? हाँ बिल्कुल हेलो, बिल्कुल। ठीक है। तो अगर आप इस जर्नल पहले जर्नल का प्रभाव देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ साइटेशंस को नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट से डिवाइड कर देंगे। जरा बोलिए सर, 1,21,190 यस ये यस। वैल्यू हाँ, पिछले तीन 105 से भाग दीजिए। 105 से आपने क्या कर दिया? भाग दे दिया। कितना वैल्यू आया? 1154.19। 19 को आपने क्या किया सर? टू कर राउंड ऑफ कर दिया। दिया। तो आपको ये क्या मिल गई? यस यस सेम नंबर या। जितना ज्यादा साइट स्कोर उतना ही जर्नल बेहतरीन माना जाता है। अब एक मिनट। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आपसे पूछ लिया जाता है कई बार जब रिसर्च पेपर के, आप किस रिसर्च पेपर में पब्लिश कराते हैं, आप रिसर्च पेपर में क्या देखते हैं? आप क्या बोलेंगे? सर मैं रिसर्च पेपर में उसके साइट स्कोर को देखता हूँ। आप बोलेंगे साइट स्कोर क्या होता है? तो सर साइट स्कोर जो साइटेशन उस जर्नल के निकल के आते हैं, कितने डॉक्यूमेंट्स में उसके कितने साइटेशन हैं, उसको हम फ्रैक्शनाइज करते हैं, भाग देते हैं, तो उसके बाद हमारा एक साइट स्कोर निकल के आता है जो एग्जैक्ट डेटा निकालता है किसी जर्नल की कितनी क्वालिटी वाले जर्नल हैं।
तो बेसिकली सर जब भी हम रिसर्च पेपर पब्लिश कराने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, साइट स्कोर देखते हैं। ओके, तो ये प्रश्न बिल्कुल। ये या दैट विल बी गुड बिल्कुल। आंसर फॉर यू। जी सर तो आगे मैं, ये आप सभी लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि साइट स्कोर क्या हो। अच्छा, आप फोकस क्या करता है ना, कि जितने भी आप देखिए, जितने भी लोग हैं, जितने भी जर्नल्स हैं, उन सबको किसमें विभाजित करता है, उनको चार कैटेगरीज में डिवाइड करता है। जैसे कि अब देखिए, हम सब लोग बराबर तो पैसा नहीं रखते होंगे, बराबर अपने अकाउंट में पैसा नहीं रखते होंगे, तो कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो करोड़ों अपने अकाउंट में रखते हैं। जैसे कि भाई, आपको अगर हम बात करें, अदानी है, अंबानी है, तो अब ये जो है, ये तो इंडिया के बहुत करोड़पति लोगों में है। आपके शहर में भी कुछ लोग करोड़पति होंगे, आप बहुत रिच होंगे। और ऐसे जर्नल जिनकी क्वालिटी, जिनका साइट स्कोर बहुत अधिक है, उनको रखा जाता है फर्स्ट क्वार्टाइल। इन्हें बोलते हैं Q1 जर्नल। Q1। जिनको दूसरे पायदान पे स्थान मिलता है, उन्हें बोलते हैं Q2 जर्नल, सेकंड क्वार्टाइल। तीसरे स्थान वाले Q3, और चौथे स्थान वाले Q4। तो इन साइट स्कोर के आधार पे जर्नल को चार कैटेगरी में रखा गया है: Q1, Q2, Q3, Q4। राज सर। यस सर, ये जो डेटाबेस है क्या ये वर्ल्ड स्तर पे वर्क करता है? हाँ सर, ये पूरी दुनिया में वर्क करता है, और ये साइटेशन के आधार पे है। तो इसे मैं किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकता हूँ, ये अपने आप ही वर्क करता है। और अपने आप ही, क्योंकि ये देखिए, जब भी कोई डेटाबेस है तो वो कुछ प्रोग्राम है, कुछ कैलकुलेशंस के बेसिस पे वर्क कर रहे होते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूलेज लगे हुए हैं, जिसे हम एल्गोरिथम्स कहते हैं हम्म, कंप्यूटर की भाषा में। तो एल्गोरिथम्स पे ये वर्क करता है, और ये स्वतः ही सब कुछ कैलकुलेट करता रहता है कि ये जर्नल आया, ये जर्नल बाहर गया। किसी को आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैंने, मेरा जर्नल के बारे में आप बताइए। अगर आप अच्छा कार्य नहीं करेंगे तो आपका जर्नल क्या हो जाएगा, ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। इस तरीके की चीजें हैं। ओके। तो यानी सर यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, अगर पूछा जाता है हमसे कि Q1, Q2, Q3, Q4 क्या है, तो सर Q1, Q2, Q3, Q4 जो है एक हायरार्की है, एक क्रम है जो कि जनरल की गुणवत्ता को दर्शाता है। यह एक डेटाबेस के द्वारा निर्धारित किया गया है जो स्कॉपस है। स्कॉपस अपने डेटाबेस में सर चार तरह के हायरार्की क्रम को निर्धारित करता है: Q1, Q2, Q3, Q4, जिसके माध्यम से सर ये अगला प्रश्न क्या है सर, इज देयर एनी रेफरेंस वैल्यू फॉर Q1, Q2, Q3? हाँ, अगला प्रश्न मेरा भी यही आने वाला था। जैसे कि सर इनका ये कहना है कि क्या एक कोई एग्जैक्ट राउंड नंबर होता है क्या Q1, Q2, Q3, Q4 के लिए? मैं उस प्रश्न के ऊपर अभी आ रहा हूँ, क्योंकि वो आगे लेक्चर में आने वाला है, तो मैं अभी उस प्रश्न को नहीं जी जी, आपको ठीक है जवाब ठीक है, ओके ओके। पहुंच जाएंगे। यहाँ पर देखिए, काउंट फॉर लास्ट 4 ईयर फ्रेमवर्क, यहाँ पर आपको एक एक काउंट दिख रहा होगा, लास्ट 4 ईयर फ्रेमवर्क। तो अगर आप यहाँ पर करेंगे ना, मिनिमम साइटेशन, तो मिनिमम डॉक्यूमेंट, तो ये आपको बता देगा कि कम से कम कितने साइटेशन चाहिए पड़े थे लास्ट 4 साल में इस पे आने के लिए। ठीक है, फोर्थ क्वार्टाइल पे, Q4 पे आने के लिए। तो वो कैलकुलेटेड है, वो सब कुछ कैलकुलेटेड है, उसकी हर एक साल वैल्यू निकलती है। एक चीज मैं आपको बताऊं, ये कंपटीशन बेस्ड। जैसे मेरी बात समझिए, क्लास का एक विद्यार्थी एक साल में, एक पर्टिकुलर एग्जाम में, एक पर्टिकुलर कक्षा में, जैसे आप क्लास 5वीं के विद्यार्थी हैं, अगर आप टॉप कर गए हैं, तो क्या क्लास 6वीं में भी आप ही टॉप करेंगे? ऐसी बात क्लियर हो चुकी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि आपकी क्लास में कोई और अभ्यर्थी आपसे ज्यादा मेहनत करे तो वो टॉप कर सकता है, वो बिल्कुल। अच्छे नंबर ले। हो सकता है, क्या ये बात निश्चित है कि आप अगर क्लास 5वीं में टॉप कर गए हैं तो क्लास 6वीं में भी आप पास हो जाएंगे? इस बात का निश्चय हो चुका है? बिल्कुल गारंटी नहीं है। बिल्कुल भी गारंटी नहीं है। तो एक्चुअली में ये जो आप देखें ना, साइटेशंस और ये डॉक्यूमेंट, ये हर एक साल चेंज होते रहते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि बिल्कुल। obviously, तो इनकी जो रैंक है ना, वो भी चेंज होती रहती है। हम्म। तो ये जो रैंकिंग है, या और अगर रैंक चेंज होती है तो Q1 वाला Q4 बन सकता है, Q4 वाला Q1 बन सकता है। बिल्कुल। तो इसमें कुछ भी चीज फिक्स नहीं है कि मतलब कि ये जर्नल अगर Q1 है तो ये Q1 ही चलेगा, ये जर्नल अगर Q4 है ये Q4 ही चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। लेकिन कई जर्नल ऐसे हैं जो सालों साल से, जैसे एल्सवेयर का आपने नाम सुना होगा, एल्सवेयर एक प्रकाशन हाउस है, पब्लिकेशन हाउस है, तो हम्म। उसके अधिकतर जर्नल Q1 पे है। यही उसकी गुणवत्ता, उसकी रेपुटेशन को मेंटेन करता है। ओके। जैसे आप बोलते हैं ना, यह बालक हमारे स्कूल का सबसे होनहार बालक है, तो हम्म। होनहार बालक
इसका मतलब क्या है कि क्या वो फेल हो रहा होगा हर एक क्लास में? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। एक ही क्लास में एक एग्जाम में अगर फर्स्ट पे आ गया तो वो बस होनहार हो गया? नहीं, उसको अपनी गुणवत्ता लगातार कई सालों तक हर एक एग्जाम में प्रूव करनी पड़ेगी, तभी आप उसे बोलेंगे कि ये सबसे होशियार बालक है। हम्म। ठीक है, इसी वजह से लगातार जो टॉप पे चलते हैं उन्हें फर्स्ट क्वार्टाइल बोलते हैं। ऐसे ही हमारे एक अभी श्रोता है, उन्होंने स्प्रिंजर का नाम दिया, वो भी हमेशा फर्स्ट क्वार्टाइल पे चलने वाले जर्नल है। और ये एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, लगातार बड़ा ही कंपटीशन है टॉप पे पहुंचने के लिए। इम्पैक्ट फैक्टर पे मैं अभी आऊंगा, वो अभी मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, कल की क्लास में कवर होगा वो। तो इस तरीके से ये चलता है और इस तरीके से हम यहाँ पर चलते हैं। इसमें आप किसी भी जर्नल को उसके टाइटल, उसके सब्जेक्ट एरिया, पब्लिशर के नाम या ISSN नंबर से ढूंढ सकते हैं, नंबर से सर्च कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से सर्च इंजन की तरह भी वर्क करता है, लेकिन केवल उन्हीं जर्नल्स को सर्च करेगा जो स्कोपस में है। अगर मैं राज सर से बात कर रहा हूं और राज सर का अकाउंट अगर होगा, तभी मैं इनको कुछ अमाउंट दे पाऊंगा या इनसे अमाउंट ले पाऊंगा, अगर इनका किसी भी बैंक में खाता है। अगर हम्म, मान लीजिए इनका खाता ही नहीं है, तो क्या मैं इनके खाते में कुछ पैसे जमा कर बिल्कुल सकता हूँ नहीं, या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि स्कोपस में केवल वही जर्नल्स के बारे में हम पता कर सकते हैं जो स्कोपस में हैं। सभी जर्नल्स के बारे में हम पता नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने सेल डाला, तो देखिए सेल आ गया कि गुणवत्ता किस फील्ड को ये चूज करता है, किस फील्ड में छापता है, पब्लिकेशन करता है, किस सब आता यस। है। रात तो यहाँ पर डेफिनेटली हम लोग दो क्वेश्चन, एक तो स्पष्ट होता है क्या, स्कॉपस क्या है। स्कॉपस एक डेटाबेस है, आपने समझा, जिसके माध्यम से हम लोग रिसर्च जर्नल को जांच कर पाते हैं और देख पाते हैं। ठीक है, इसमें किस तरह के जर्नल होते हैं, जो हाईली रिकमेंडेबल हों, जिसकी साइटेशन बहुत अच्छी होती है, जिनका साइट स्कोर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, जो प्रेस्टिजियस जर्नल होते हैं। ठीक है, साइट स्कोर कैसे निकाला जाता है, साइट स्कोर क्या है, आपने देखा अभी अभी क्या चीज़ साइट स्कोर देखा, साइटेशन और डॉक्यूमेंट दोनों को भाग देते हैं एक दूसरे से, तो फिर हमारा क्या निकलता है, साइट स्कोर। आपसे पूछा जाएगा कि आप रिसर्च जर्नल आप चूज करते समय क्या देखते हैं, तो आप क्या देखते हैं सर, हम सीधे साइट स्कोर देखते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं 121 1,21,190, ये किसका साइटेशन था, ये था आपको पहले जनरल का। ओके, इसका हमने किससे भाग दिया, इसके डॉक्यूमेंट से भाग दिया, यानी 105 डॉक्यूमेंट से इतने जनरल का साइटेशन आया, और भाग देने के बाद हमारे पास एग्जिट क्या स्कोर आया, 1154.19, यानी उसको हम लोग 2 में ले लिया, यानी 1154.2। ये हमारा क्या निकल के है, साइट स्कोर। आपसे पूछा जाएगा आप जनरल में क्या देख के पब्लिश कराते हैं, तो सर हम साइट स्कोर देख के पब्लिश करते हैं। फिर आपसे अगला पूछा जाता है, अच्छा ये बताइए Q1 Q2 Q3 Q4 क्या है भाई, आपने भी समझा सर Q1 Q2 Q3 Q4, या आपसे पूछा जाएगा अच्छा ये फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, फोर्थ क्वार्टाइल क्या है, तो यही Q1 Q2 Q3 Q4 का ही नाम है। ओके, इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें आप मैंने बताया कि ये हायरार्की क्रम है, ये एक क्रम है जिसके माध्यम से डिसाइड होता है जनरल की गुणवत्ता। Q1 में जो बेस्ट जिनका साइट स्कोर होगा उनको रखा जाएगा, उससे थोड़ा बिलो रहेगा Q2 में आ जाएगा, उससे थोड़ा और बिलो रहेगा Q3 में आ जाएगा, उससे थोड़ा और बिलो रहेगा Q4 में आ जाएगा। ठीक है, इसका क्रम इस तरह से डिसाइडेड होता है। एग्जैक्ट कितना होगा तो Q2 में होगा, एग्जैक्ट कितना होगा तो Q3 में होगा, ये एग्जैक्ट कह पाना मुश्किल है, वो स्कॉपस ही डिसाइड करता है। एम आई राइट सर? यस सर, वो हर एक साल कैलकुलेटेड होता है सर, हाँ, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन। अब देखिए कितने, अब से मैं ये पूछूं, इस साल कितने परसेंट पे क्लास में फर्स्ट आएगा बच्चा, कितने परसेंट पे सेकंड आएगा, कितने परसेंट पे थर्ड आएगा, कितने कोई परसेंट पे गारंटी नहीं फोर्थ है, आएगा? कोई गारंटी नहीं है। कटअप तो कुछ भी रिजल्ट जा सर। सकता है ना, नेट की परीक्षा अभ्यर्थी आप दे रहे हैं, इस साल कटअप कुछ और हो सकता है, अगले साल कुछ और हो सकता है। तो ये Q1 Q2 Q3 Q4 का जो है एग्जैक्ट कितना हमारा साइट स्कोर होगा तो Q1 में होगा, एग्जैक्ट कितना होगा तो Q2 में होगा, इसका एग्जैक्ट अनुमान लगा पाना, वो चूंकि डेटा बेस्ड है तो वो अपने आप वो सिस्टमेटिकली होता है। ठीक है, आपको बस जितनी चीजें जरूरत है उतनी ही जानिए, बेवजह में अपने आप को न उलझाइए। आपने क्या जाना, Q1 Q2 Q3 Q4 एक हायरार्की है, एक क्रम है जिसके माध्यम से रिसर्च की गुणवत्ता डिसाइड होती है। ओके, अब सर अब हम लोग कॉमन क्वेश्चन ले लें, क्योंकि बाकी जितने प्रश्न होंगे हम लोग अगले सत्र में देखेंगे। अभी देखिए हमने 4 दिनों के लिए डेडिकेटेड क्यों रखा है,
इसमें हम लोग रिसर्च से संबंधित जितने भी कॉमन क्वेश्चन बन सकते हैं वो उसी सब चीज़ों को टैकल करेंगे, ठीक है, रिसर्च रिलेटेड। इसके बाद फिर इसके बाद जो अगला हाँ हाँ सर प्लीज बोलिए। एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाह रहा हूँ। एक क्लास में, एक एग्जाम में, मान लीजिए नेट की परीक्षा में 100 बच्चों को लेना है, 100 बच्चों को लेना है बस, चाहे 1 लाख भरे चाहे 2 लाख भरे, 100 ही बच्चों को लिया जाएगा। और 100 बच्चे जो हैं वो हैं 1 से लेके फर्स्ट क्वार्टाइल से लेके फोर्थ क्वार्टाइल तक, बस ये 100 बच्चे हैं। पहले 25% किस में आएंगे? फर्स्ट क्वार्टाइल में। दूसरे 25% किस में आएंगे? सेकंड क्वार्टाइल में। तीसरे यानी कि 50 से 75% वाले किस में आ जाएंगे? थर्ड क्वार्टाइल थर्ड में। क्वार्टाइल। 25% वाले किस में आ जाएंगे? फोर्थ क्वार्टाइल। फोर्थ क्वार्टाइल। हेलो। यस यस लेकिन सर, आई अब कैन आप हियर यू। अब आप ये मेरे से बोले कि फर्स्ट क्वार्टाइल में आने के लिए मैं कितने नंबर ले आऊं कि मैं फर्स्ट क्वार्टाइल में आ जाऊं, ये तो तो ये फिक्स अनसर्टेन नहीं है। है। मेरी बात आप सर थोड़ा सा बता दें इन लोगों को ताकि अच्छा से समझ में आ जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि हम लोग को नहीं मालूम है कि अब सपोज दैट किसी क्लासरूम में परीक्षा होती है, उसमें हाईएस्ट स्कोर हम कहेंगे क्या आ सकता है, बिल्कुल अनसर्टेन है। हाईएस्ट स्कोर हो सकता है 90 आए, तो फिर 90 क्या हो गया, 90 एक 100% का स्कोर कार्ड हो गया। अब 90 से लेकर के जितने भी न्यूनतम पाए हुए अभ्यर्थी हैं उनमें से जो टॉप के 25% होंगे फर्स्ट क्वार्टाइल, उसके बाद जो नीचे के सेकेंड 25 होंगे वो सेकेंड में, उसके बाद के जो थर्ड 25% होंगे थर्ड में, उसके बाद जो फोर्थ 25% होंगे फोर्थ में। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि एग्जैक्ट कितना साइट स्कोर होगा तो उसमें होगा, राइट। आई होप आप चीज़ों सर को समझ रहे होंगे। ये भी समझिए, इसके बाद में ऐसे भी अभ्यर्थी बचेंगे जो पास ही नहीं हो पाए होंगे, तो वो फेल डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, वो अगली कक्षा में नहीं जाएंगे, वो तो उन्हें स्कोपस से अब इस कॉपस से बाहर हो जाएंगे। बस यही, इसके साथ में हम आज के सत्र को, रिकॉर्डिंग को ऑफ करते हैं और आपके प्रश्नों की तरफ चलते हैं ताकि हम आपके प्रश्नों को और अच्छे से उचित तरीके से कर सकें। धन्यवाद। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे और कोई किन्हीं के प्रश्न हो तो वो अब माइक ऑन करके, हाँ चलिए प्रियंका कृति आप अपने माइक ऑन करें। यस प्लीज कैरी ऑन। राज सर, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी जाए। अच्छा अच्छा, ओके ओके। 2 मिनट